सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात एपिसोड 7। इंस्पेक्टर प्रद्युम्न और एएसआई कमल दोनों एक साथ थे। वो कमल के उस न्यू कॉलोनी एरिया में उसके दोस्त के घर में थे। वो दोस्त आज नाइट ड्यूटी पर था, इसीलिए प्रद्युम्न ने कमल के साथ कुछ वक्त बिताने की सोची। रात के कुछ 9 बज रहे थे और एएसआई कमल रॉयल चॉइस विस्की का तीसरा पैग अपने लिए और इंस्पेक्टर प्रद्युम्न के लिए बना रहा था। कमल, तुम्हें क्या लगता है, क्या संबंध है न्यूरॉन फार्मा और इन हत्याओं का? सर, कमल हिचकी लेते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि न्यूरॉन फार्मा की मालकिन मलाइका, जो अभी जेल में है, वो इसमें शामिल है। हाँ कमल, वो जेल से बाहर नहीं आई है। पब के सीसीटीवी में इतना तो साफ था कि वो लड़की कोई 20-22 वर्ष की थी। हाँ सर, उस लड़की का चेहरा बस साफ साफ नहीं दिख पाया। हम्म, हाँ कमल, वो वॉशरूम में थी और वहां सीसीटीवी नहीं थे। और उसके बाद मृतक विशाल की गोद में उसने सर ऐसे डाल रखा था कि उसका चेहरा नहीं दिखे। आपको किस पर शक है सर? तुम बताओ, तुम आज न्यूरॉन फार्मा जाकर आए हो। सर, सच सच बताऊं तो न्यूरॉन फार्मा से जितना पता चला उससे मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। वो कैसे कमल? सर, पहले न्यूरॉन फार्मा के फाउंडर जय कपाड़िया की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ठीक है। प्रद्युम्न कमल की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने अपनी विस्की का तीसरा पैक भी पूरा पी लिया था, परंतु वो नशे में नहीं था। फिर सर, आदर्श नाम का उनका सीओओ जय कपाड़िया की विधवा मलाइका से शादी कर लेता है। और फिर कमल, कुछ दिनों बाद मलाइका आदर्श पर ही अपने पहले पति जय कपाड़िया के खून का इल्जाम लगा देती है। हाँ सर, वो केस आपने ही तो हैंडल किया था। सही कह रहे हो कमल, परंतु ये साफ था कि आदर्श का जय कपाड़िया की मौत से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सर। आदर्श ने फिर मलाइका को दिमागी रूप से बीमार बताकर खुद को न्यूरॉन फार्मा का सीईओ बनवा लिया। हाँ कमल, और उसे सीईओ बनाने के कुछ 3 महीने में ही उसकी पत्नी ने उसको एक बेहद दर्दनाक मौत दे दी थी। यस सर, उसकी पत्नी को सजा हो गई थी। हाँ, मैंने ही उन्हें अरेस्ट किया था कमल। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उन्होंने खून नहीं किया। हाँ सर, अब इन हत्याओं को देखकर लग रहा है कि शायद वो खून उन्होंने नहीं किए होंगे। उनको जल्द ही सजा हो गई। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने के बाद भी उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सजा भी मंजूर कर ली थी कमल। हाँ सर, उनके बाद उनकी और जय कपाड़िया की पुत्री को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीईओ बना दिया था। क्या? क्या बोल रहे हो कमल? उसकी उम्र कितनी है? कुछ 20 साल सर। प्रद्युम्न कुछ सोच में पड़ गया। कमल ने नजर भरकर उसे देखा। वो समझ गया था कि प्रद्युम्न क्या सोच रहा था। बिल्कुल सर, आप सही सोच रहे हैं। क्या कमल? प्रद्युम्न अनायास बोल उठा। उसके स्वर में एक खुशी और दर्द था। क्या उन लोगों ने इस केस को सुलझा लिया था? हाँ सर, हमारी सस्पेक्ट नंबर 1 है श्वेता। श्वेता? ये कौन है? सर, वो मलाइका की बेटी है। वो थोड़ी सी पागल है। उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और वो अपने एम्प्लॉइज को दुखी भी बहुत ज्यादा करती है। पर उसे सीईओ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है ना? हाँ सर, उस कंपनी में दिक्कत ये है कि उन्हें जय कपाड़िया परिवार का ही कोई सदस्य सीईओ चाहिए, वरना वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और इस श्वेता के अलावा अभी कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं था। हाँ सर, मलाइका जब जेल से आएगी तो उसे वो लोग वापस सीईओ बना देंगे। तो क्या ये श्वेता
इन 6 खून की जिम्मेदार है? इतनी क्रूर हत्यारन है वो? कुछ नहीं कह सकते सर, परंतु शक के घेरे में है वो। कमल ने अपने लिए और प्रद्युम्न के लिए एक और विस्की का पैक बनाया। दोनों विस्की का आनंद लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। प्रद्युम्न सोच में पड़ गया था कि एक 20 साल की लड़की सभी लोगों का खून क्यों कर रही थी। सर, आप जो सोच रहे हैं, मैंने उसका पता लगा लिया है। क्या कमल? देविका ने मुझे बताया कि आदर्श उसे कई बार कह चुका था कि वो उसे उतना मजा नहीं दे पाती जितना श्वेता देती थी। क्या बोल रहे हो कमल? हाँ सर। फिर तो ये केस शीशे की तरह साफ है। प्रद्युम्न अपनी विस्की के गिलास को एक ही झटके में पीते हुए बोला। यस सर, श्वेता ही हमारी कातिल है। बस सर, अगर उसे रंगे हाथों पकड़ ले तो ये केस सॉल्व समझो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। कमल, उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं और मिला देते हैं क्राइम सीन से। उसकी बोली में अब हल्की सी लड़खड़ाहट थी। शायद विस्की के 4 पैग ज्यादा हो रहे थे। 3 पैग तक तो वो बिल्कुल भी नशे में नहीं था। चौथे पैग ने शायद उस पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव दिखा दिया था। हाँ सर, परंतु यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या? कौन सी दिक्कत है कमल? श्वेता को एडरमेटोगिल्फिया है। क्या? क्या बोल रहे हो तुम कमल? हाँ सर, और आप तो जानते ही हैं, एडरमेटोगिल्फिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के फिंगरप्रिंट नहीं आते। प्रद्युम्न नशे में था, परंतु वो समझ गया कि श्वेता के खिलाफ कुछ भी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता था। क्या इसीलिए श्वेता इतनी बिंदास थी? उसे पता था कि उसके फिंगरप्रिंट कहीं नहीं आएंगे। फिर कैसे साबित करेंगे कमल? हम उसे कैसे पकड़ें? और तो कोई पुख्ता सबूत हमारे पास है ही नहीं। यस सर, यही नहीं, वो अपनी कंपनी के लोगों का डेटाबेस निकालती है और किसी को भी टारगेट कर देती है। शायद उसके दूसरे पिता आदर्श ने उसका शोषण किया और इसीलिए वो एक पागल किलर बन गई है कमल। हाँ सर, फिट केस फॉर सेक्शन 84 आईपीसी। वो तो ठीक है कमल, परंतु उसे पकड़कर हमें कोर्ट में पेश करना चाहिए। फिर भले ही कोर्ट उसे इंसैनिटी के ग्राउंड पर छोड़ दे। हाँ सर। 1 मिनट, वेट 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 कमल। क्या हुआ सर? ये इंसैनिटी का मामला ही नहीं है। क्यों? सर, कोई शक? हाँ कमल, कल मैं पुलिस स्टेशन में फाइल चेक करके बताऊंगा। क्या सर? कुछ मिसिंग है। श्वेता की हत्याएं इतनी सिंपल नहीं है। सर, कुछ भी मिसिंग नहीं है। केस साफ है। आदर्श ने श्वेता का शोषण किया और श्वेता को एक साइकोलॉजिकल बीमारी दे दी। आदर्श उसका शोषण करता तो उसे बहुत दर्द होता था, क्योंकि आदर्श उसके साथ हर तरीके का अप्राकृतिक शोषण भी करता था। वो तो ठीक है कमल, इसीलिए सर, श्वेता को लगा कि दर्द ही आनंद है। उसे समझ नहीं आता था कि वो जो दर्द मर्दों को दे रही थी, वो उनके लिए आनंद नहीं था। हाँ कमल, परंतु ऐसा ही था तो रैंडम किलिंग होनी चाहिए थी ना। सर, रैंडम किलिंग ही तो है। हाँ, चूंकि उसके लिए अपने एम्प्लॉयज का डेटाबेस एक्सेस करना आसान था, इसलिए उसने वो ही किया। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी तो वो मार डालती थी। यही तो पॉइंट है कमल। वो यदि पागल ही है तो पत्नी और बच्चों को क्यों मार रही थी? सबूत मिटाने के लिए ना सर। या ये भी हो सकता था, उसे लगा कि ये उस खेल को और आनंदमय बना देता है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं कमल। सर, मतलब साफ है, उसने करुण शर्मा की पत्नी को पहले मारा और फिर करुण को अपने वस्त्र खोलने के लिए कहा। हाँ, ये तो है, क्योंकि उसे अपने पागलपन में पता ही नहीं चल रहा था कि वो हत्याएं कर रही है। वो सिर्फ
इसे एक बड़ों का खेल ही समझ रही थी। नहीं कमल, तुम सब सही बोल रहे हो, परंतु कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी नहीं पता, परंतु मुझे पता चल जाएगा। क्या सर? यही कि कुछ तो है कमल। कोई बात नहीं सर, आप आराम से सोचिए। कमल ने विस्की का एक और पैक बना लिया और इंस्पेक्टर प्रद्युम्न को दे दिया। बस यार कमल, ज्यादा हो जाएगी, घर भी तो जाना है। सर, यहीं आराम कर लीजिए, मैं भाभी जी को बोल देता हूँ, कमल ने बोला और विस्की का गिलास आगे कर दिया और कहा, क्या पता मेरे से बात करते करते आपको याद भी आ जाए कि वो क्या बात है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है यार, तुम कहते हो तो लाओ, एक लास्ट पैक भी पी लिया जाए। प्रद्युम्न ने गिलास उठाते हुए और एक ही सांस में पीते हुए बोला। सर आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं कुछ खाने पीने का लेकर आता हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है कमल, जल्दी आ जाना, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। प्रद्युम्न उठा और लड़खड़ा गया। शायद विस्की के 5 पैग वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कमल ने भी उतनी ही विस्की पी थी, परंतु शायद प्रद्युम्न अब बूढ़ा हो चला था। कमल ने प्रद्युम्न को कंधे का सहारा दिया और अंदर बेडरूम में लिटा दिया। बस मैं अभी आया सर। प्रद्युम्न इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि श्वेता लोगों के खून तो कर रही थी, परंतु ये केस इतना सिंपल भी नहीं था जितना लग रहा था। इसमें कुछ तो था जो उसे एहसास हो रहा था, परंतु समझ में साफ साफ नहीं आ रहा था। कोई तो षड्यंत्र था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आ गए तुम कमल, बड़ी जल्दी आ गए, प्रद्युम्न जोर से बोला। एक साया प्रद्युम्न के पास चलता हुआ आया। बोलो कमल, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कमल नहीं हूं, एक बहुत ही मृदु आवाज ने बोला। प्रद्युम्न ने पहली बार अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की देखी थी। श्वेता एक वाइट गाउन पहने उसके सामने खड़ी हुई थी।